नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। अनिका और रोहित का कमरा मारवा हाउस। रोहित ने एक सर्वेंट से कहकर अपना और अनिका का खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया था, क्योंकि अनिका काफ़ी थकी हुई लग रही थी और साथ के साथ रोहित भी काफ़ी थका हुआ था। अनिका और रोहित दोनों अपना खाना खा ही रहे थे कि रोहित के दिमाग में एक बात आई और रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, अनिका, वैसे तुम ऐसा भी क्या काम कर रही थी कि तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? क्योंकि तुम्हारी तो सुनने की क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा है। तुम कहाँ पर कौन सी आवाज़ें हो रही है, तुम दूर दूर तक की, काफ़ी दूर तक की भी सारी आवाज़ों को आसानी से सुन सकती हो। तो यहाँ तो एक कमरे में ही थी तुम। जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने दरवाज़ा भी खोला और मैंने बंद भी किया है, मेरे पैरों की आहट भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ भी सुना ही नहीं दिया। आखिर ऐसा कौन से काम में तुम इतना बिजी हो रखी हो कि तुम्हें मेरे आने की भी आहट नहीं हुई? तुम्हारे सुनने की क्षमता किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा है, फिर भी तुम्हें मेरे आने का आभास तक नहीं हुआ। आखिरकार तुम ऐसा क्या कर रही थी? अब रोहित की बात सुनकर अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, आपको पता है कि इंस्पेक्टर अब्बास ने मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए बुला लिया था, किसी स्पेशल केस के लिए, लेकिन बस उसी केस से जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट को ही स्टडी कर रही थी। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, तो अच्छा, तो क्या उस केस पर काम शुरू हो गया? अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, उस केस पर काम तो शुरू हो ही चुका है, मैंने आपको बताया भी था। अब रोहित पूछता है, अनिका, ऐसा भी क्या है इन रिपोर्ट्स में? क्योंकि जिस टाइम तुम इन रिपोर्ट को पढ़ रही थी उस टाइम तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। अब रोहित की बातों को का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मिस्टर मारवा, चिंता की तो बात है। दरअसल ये केस है कि जिसमें इंसानों पर टेस्ट करके उनके इंसानों से जानवरों में बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ तक इन रिपोर्ट से मुझे पता चला है अभी तक इस काम में वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर इन सब के पीछे जो कोई भी है, अगर वो एक बार अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो वो दिन मानवता के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर अब रोहित भी परेशान हो जाता है और फिर अनिका से कहता है, अनिका, अभी तुमने कहा कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं, इसका क्या मतलब है? कि उन लोगों ने सिर्फ इन जीन परिवर्तन करने वाले फॉर्मूला बनाया है लेकिन उसे किसी पर इस्तेमाल नहीं किया है। अब रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ देर तो चुप रहती है, लेकिन अब उसका जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं मिस्टर मारवा, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने इसका इस्तेमाल लोगों पर करना शुरू कर दिया है, लेकिन जितना मुझे इस डीएनए से समझ आया है, वो इंसान जो कोई भी है वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी फौज तैयार करना चाहता है जो इंसान जिसका जिस्म तो इंसानों के जैसा होगा लेकिन उनका दिमाग किसी जानवरों की तरह होगा, उनकी ताकत जानवरों की तरह होगी। लेकिन वो भी इस काम में, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रही हूँ, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ पर अनिका की बात सुनकर रोहित भी एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि एक पल तो रोहित को भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसा क्रूर भी कैसे हो सकता है। अब अनिका अपनी बात कहकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। कुछ देर तक अनिका भी कुछ नहीं कहती और दूसरी तरफ से रोहित भी कुछ नहीं कहता और फिर कुछ सोचने लग जाती है। अनिका को ऐसे फिर शांत देखकर फिर से रोहित फिर से कहता है, अनिका, क्या हुआ? क्या अब तुम कुछ सोच रही हो? रोहित की बात सुनकर तभी अनिका एकदम से कहती है, रोहित, क्या ये हमारा वही दुश्मन हो सकता है जिसके बारे में दमयंती ने हमें बताया था? अभी रोहित अनिका की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अनिका फिर से बोलती है, लेकिन ये कोई भी हो, जरूर उसे मेडिकल साइंस की जानकारी है। और रही हमारे परिवारों में से, तो हमारे परिवार में सिर्फ ऐसे दो ही लोग हैं जिन्हें मेडिकल साइंस की जानकारी है। लेकिन उन दोनों पर ही शक करना मेरे लिए ऐसा है जैसे खुद पर ही शक करने जैसा। मैं एक बार के लिए खुद पर भी शक कर सकती हूँ, लेकिन उन दोनों पर नहीं। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है, अनिका, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई और ही हो। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये कौन है? इसके बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें, जहाँ तक मुझे लगता है, हमें बच्चों को वापस भेजने की तैयारी करनी चाहिए,
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये गट फीलिंग्स आ रही है कि बच्चे अब यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। इससे पहले बच्चों को हमारा कोई भी दुश्मन उन्हें हानि पहुँचाए, उससे पहले ही हमें बच्चों पर कोई भी खतरा आए, उससे पहले हमें उन्हें यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। अनिका की बात सुनकर एकदम से रोहित हिल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित अभी इस बात के लिए फिर से रेडी नहीं था। वो बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम और स्पेंड करना चाहता था। लेकिन फिर भी अनिका की बात सुनकर रोहित अनिका की बात में उसका साथ देता है और कहता है, ठीक है अनिका, मैं चिराग से कहकर कल ही बच्चों के जाने का इंतजाम करता हूँ। लेकिन अनिका, हम बच्चों को भेजने से पहले हमें इसके बारे में एटलीस्ट बच्चों को एक बार तो बताना ही होगा। अब अनिका भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाती है और कहीं ना कहीं अनिका भी इस बात के लिए काफ़ी सैड थी, क्योंकि अनिका का आज का पूरा दिन ही काफ़ी हैट्रिक रहा था और साथ में एक ये इतना टफ डिसीजन लेना ये अनिका के लिए भी ठीक नहीं था। अनिका के बच्चों को वापस भेजने की बात सुनकर रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान शून हो गए हैं और उसे अचानक से घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी है। वह कुछ भी सुन और समझ नहीं पा रहा है। एक पल के बाद वह खुद को संभालते हुए रोहित कहता है, क्या रहा अनिका, हम कुछ टाइम और नहीं रख सकते? लेकिन अब अनिका फिर से रोहित को तरफ देखकर अपना सिर ना में हिला देती है। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, तुम्हें अच्छी तरह से पता तो है कि मैं अब यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रही हूँ। मैं पहले से ही काफ़ी सीरियस हूँ और जो भी कुछ अभी चल रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बच्चों को यहाँ से जल्द अब भेज ही देना चाहिए। अनिका की बात सुनकर रोहित हड़बड़ा जाता है। हालांकि वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन वो अभी बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं था। अब रोहित कहता है, लेकिन पर इसकी क्या ज़रूरत है अनिका? कम से कम जब तक श्वेता की एंगेजमेंट हो रही है तब तक तो हम बच्चों को रख ही सकते हैं, क्योंकि हमने जब पिछली बार बच्चों को यहाँ से भेजा था तो तीनों ही बच्चों का ओमकार और सनी की शादी तक सनी और ओमकार की शादी में यहाँ पर अपना एंजॉय करने का कितना मन था। हम उस डिमांड को तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अनिका, कम से कम अगर बच्चे अभी यहाँ पर आए हैं तो अब जल्द ही श्वेता और लक्ष्य की सगाई होने तक तो हम उन्हें रहने ही दे सकते हैं। वैसे भी अनिका, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि तुम भी खुद कितनी ताकतवर हो और मैं भी इस दुनिया की हर खुशी उन्हें दे सकता हूँ, हर सुख सुविधा उन्हें दे सकता हूँ। मैं भी किसी से कम तो नहीं हूँ। एटलीस्ट जब तक लक्ष्य और श्वेता की सगाई होती है तब तक तो हम उन्हें सिक्योरिटी दे ही सकते हैं। वह हमारे साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम और भी पुख्ता कर देता हूँ। और रही बात उनके सीखने और समझने की, वो जब यहाँ से वापस जाएंगे तो वो अपने काम को तब कर लेंगे और वहाँ से फिर से दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। रोहित की बात सुनने के बाद अब एक पल तो अनिका कहती है, बिल्कुल सही, उनकी माँ मिस्टर मारवा बेहद ही ताकतवर है और उनका पिता भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अब अनिका एक बार फिर से रोहित के हाथों को अपने कंधे से हटाकर अपनी हथेलियों में लेते हुए आगे कहती है, इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने माता और पिता दोनों से आगे निकलें। हम उनकी सुरक्षा तभी तक कर सकते हैं जब तक उनके साथ हैं या फिर जब तक हम जिंदा हैं। और यहाँ पर तो मिस्टर मारवा, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात अभी उनकी सिक्योरिटी की है, क्योंकि अभी हमें अपने नए दुश्मन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो कितना ताकतवर है, उसका टारगेट क्या हो सकता है और वो हमारे बारे में कितना जानता है और कितना नहीं। लेकिन उस इतना सब कुछ सोच समझने के बाद हमें एटलीस्ट उनकी सुरक्षा के लिए उसे यहाँ से भेजना होगा। अब रोहित अनिका को और भी समझाते हुए कहता है, लेकिन अनिका, किसी दुश्मन से डर कर उन्हें अभी यहाँ से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे निपट सकता हूँ। वैसे भी उन्हें यहाँ से भेजने के बारे में मैं पहले से ही तुमसे सहमत हूँ। इस बात में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बस उन्हें अभी के लिए यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। अब अनिका कहती है, फिर से वही बात मिस्टर मारवा, मैं पहले भी ये सब कह चुकी हूँ।
मैं रोहित मारवा की ताकत को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर बात तुम्हारी और मेरी ताकत की नहीं है। यहाँ बात हमारे बच्चों की ताकत को बढ़ाने की है, और उन सबसे बड़ी बात यहाँ पर उनकी सेफ्टी की है। क्या आप भूल गए हैं कि पीछे वो तो अच्छा हुआ कि आपने जल्दी से ही बच्चों को रात में ही भेज दिया था, लेकिन जहाँ पीछे जब बच्चे अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर कैसे दमयंती और रुद्रमा देवी ने जो रिया को किडनैप किया था, वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर बच्चों की जगह पर उनके रोबोट थे। क्या आप भूल गए हैं कि तब भी तो हमारी कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तब हम रिया के रोबोट को नहीं बचा पाए। और जब तो हम दुश्मन के बारे में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी तो हमारे पास इस नए दुश्मन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो वो हमारी ही फैमिली का हिस्सा बताया जा रहा है, तो अब हमें नहीं पता हमारी फैमिली में कौन है वो दुश्मन जो अभी तक छिप के बैठा हुआ है। अनिका की बात सुनकर रोहित बेचैन हो जाता है। वो फिर से अपने बिस्तर से उठकर नीचे खड़ा हो जाता है, फिर अनिका को बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो अनिका? अनिका, तुम कहाँ की बात को कहाँ पर लेकर जा रही हो? मैं यहाँ पर कुछ दिन और रहने के लिए कह रहा हूँ, मैं उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब अनिका भी अपने बिस्तर से उतर कर नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, समझने की कोशिश करो मिस्टर मारवा, एक बाप की तरह सोचो, एक गार्जियन की तरह सोचो। माता और पिता सिर्फ ममता और वात्सल्य नहीं होते हैं, बल्कि उनके पोषक और संरक्षण भी होते हैं। इसलिए हम दोनों को ही सुरक्षा देने के साथ साथ ताकतवर भी उन्हें बनाना है। अब वो इतने भी तो छोटे नहीं हैं, और वैसे भी वो अभी इतने टाइम से वहाँ पर रह तो रहे ही थे। फिर आप अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब की बार तो वो पहली बार भी नहीं जा रहे हैं ना। अब रोहित अपने उदास चेहरे के साथ कहता है, अनिका फिलहाल तुम समझने की कोशिश करो, मैं रिया के साथ कुछ टाइम और रहना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं रिया के साथ अच्छे से रह भी नहीं पाया हूँ। मैंने तो ये भी तक नहीं जानने की कोशिश की है कि वहाँ पर वो लोग कर क्या रहे हैं। अनिका रोहित के करीब आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन मैं अपने तीनों बच्चों के बिना मैं भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कहते हुए अनिका की आंखों में भी अब पानी भर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अब आपके कहने के बाद ये चाहती थी कि एटलीस्ट वो श्वेता और लक्ष्य की सगाई तक तो यहाँ पर रुके, लेकिन अब मैंने अपना फैसला ले लिया है। रोहित अनिका की आंखों में तकलीफ को देख पा रहा था। फिर अनिका लंबी गहरी सांस लेकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और आगे कहती है, यह करना बेहद ही जरूरी है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जिस तरह दुश्मन पिछली बार से भी ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है, वो हो सकता है कि वो उसके पास हमारे से भी ज़्यादा पावर हो, हमारे से भी ज़्यादा ताकत हो। और जब तक वो हमारे सामने आएगा, क्या पता उसकी ताकत को और भी एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ जाए। तब जब तक हम हैं तब तक हमें उनका सामना करना होगा। अनिका की बातें सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी हो जाती है, उसका चेहरा चौंकने लग उसकी भौहें चढ़ जाती है और वह अब अनिका की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अनिका रोहित की आंखों का सवाल समझ जाती है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है। अब रोहित कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अब अनिका कहती है, ऐसा ही है। जिस तरह मुझ पर अडल्ट होने के बाद भी ड्रग का असर दिखाई देने लगा था, हमारे बच्चों के पास भी कितनी सारी ही ताकतें हैं। क्यों मुझे आपको फिर से वही सारी बातें याद दिलानी पड़ रही है? आप ऐसे बच्चों की तरह जिद पर अब क्यों अड़ गए हैं? रोहित अब झट से अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अनिका क्या तुम्हें यहाँ पर डर है? क्या तुम यहाँ पर अब डर रही हो? अब अनिका एक पल खामोश रहने के बाद कहती है, हाँ रोहित, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर मुझे आज डर लग रहा है। और अब इतना कहने के बाद अब अनिका चुप हो जाती है। रोहित भी अब एकदम से खामोश हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर जमे खड़े रहते हैं। फिर कुछ पलों के बाद अनिका कहती है, सच सच बताना, क्या बच्चों की सेफ्टी को लेकर तुम्हें डर नहीं रहता? अब रोहित कुछ पल के लिए अनिका की तरफ देखता है और उसके बाद खामोश रह जाता है। फिर कुछ क्षणों के बाद एक बार फिर से अनिका से कहता है, बच्चों की सेफ्टी के लिए डर तो रहता है, इसलिए बच्चे जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं तभी तो उनके साथ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जाती है।
मिस्टर मारवा बच्चों को अभी आए हुए भी देखो ना कितना समय हो गया है। पिछली बार जब वो यहाँ से गए थे तो बेचारे इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने मुझसे मिलना भी नहीं चाहा था और कहीं ना कहीं इस बात का मुझे भी बुरा लगा था। ऐसा पल फिर से दोबारा ना आए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को यहाँ से जल्द भेज देते हैं, क्योंकि है तो वो बच्चे ही, उनका भी एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और मैं नहीं चाहती कि जितने दिन ज़्यादा वो यहाँ पर रहे उनका वो इमोशनल अटैचमेंट और भी ज़्यादा हो। अब अनिका की बातें सुनने के बाद कमरे में एक बार से फिर से खामोशी हो जाती है। यहाँ पर ना तो रोहित कुछ कह पाता है और ना ही अब अनिका कुछ कह रही थी। अब कुछ पल रुक कर रोहित अनिका से कहता है कि अनिका फिर तुम क्या चाहती हो, क्या हम बच्चों को कल ही भेज दें? अब अनिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यह बहुत ही मुश्किल है अनिका, मुझसे तो यह नहीं होगा दोबारा से। अनिका अपनी दोनों बाहें खोलकर रोहित की तरफ कदम बढ़ाती है। रोहित अनिका के सीने से लग जाता है, दोनों की आंखों में ही आंसू बह निकलते हैं। लेकिन यह मुश्किल फैसला था जो दोनों को ही मिलकर आज लेना था। आखिर जंग कभी भी ना खत्म होने वाला एक आकाश है जिसमें विराम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पूर्ण विराम कहीं पर भी नहीं होता। वैसे भी अनिका बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद अपने अगले विराम तक पहुँचना चाहती थी। अब वह अपने नए दुश्मन से मिलना चाहती थी और अब वक्त आ चुका था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने इसी नए दुश्मन का पता भी लगाए और साथ में साथ उसका सामना भी करे। क्योंकि वैसे तो अनिका ना तो किसी से डरने वाली थी और ना ही अनिका में किसी ताकत की कोई भी कमी थी, क्योंकि अनिका खुद में ही एक सक्षम थी और साथ के साथ जब रोहित मारवा की जैसी ताकत उसके साथ हो तो फिर तो अनिका को यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों के मामले में अनिका यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका जल्द से जल्द यहाँ पर अपना कदम अब अपने नए दुश्मन की तरफ बढ़ाना चाहती थी। अनिका ने तय किया था कि वह जल्द ही अपना अगला कदम उठाएगी, क्योंकि जल्द ही उसे अपने इस नए दुश्मन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी इस नए दुश्मन के बारे में जानकारी निकाल ही रही थी। तो अनिका को पूर्ण विश्वास था कि जल्द से जल्द उसकी माँ इस नए दुश्मन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेगी। लेकिन अभी इस वक्त रोहित के साथ रहना उसे ज़्यादा उचित जान पड़ रहा था, इसलिए वह अब अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। और अभी जो भी टाइम, क्योंकि अभी रोहित की फिर से वैसी हालत देखकर कहीं ना कहीं अब अनिका को भी बुरा लग रहा था। हालांकि एक माँ होने के नाते अनिका के लिए भी ये डिसीजन बहुत ही टफ था, लेकिन फिर भी अनिका अपने आप को संभालती है और साथ के साथ अब रोहित को भी संभालने का काम उसी का था। कितनी भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनिका का मानसिक या भावनात्मक दबाव उसे अपने आने वाले खतरे से को ढूंढने के लिए नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब वह मन ही मन तय करती है कि वह अपने अगले वाले लक्ष्य पर तभी बढ़ेगी। पहले वह अपने बच्चों की को सुरक्षित यहाँ से किसी अन्य वातावरण में आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करेगी। इतनी तैयारी भी अपने आप में काफ़ी समय लेने वाली थी, पर अनिका इस काम को अब जल्द से जल्द करना चाहती थी। हाल इसलिए कुछ देर तक वह रोहित के साथ पहले जैसी स्थिति में ही बने रहने के बाद अब रोहित से पूछती है, क्या आप फिर से ये सारे इंतजाम करोगे या अब की बार इस काम को मैं संभालूं? अनिका की बात सुनकर रोहित को एक झटका सा महसूस होता है, लेकिन अब तक वह इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि उन दोनों को यह मुश्किल काम अब करना ही होगा, क्योंकि अनिका का लिया गया फैसला गलत नहीं था। और माँ होने के नाते इस वक्त वह किसी भी मायने से रोहित से कम तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछली बार भी जब बच्चे यहाँ से गए थे तो एटलीस्ट वो रोहित से तो मिलकर गए थे, लेकिन पिछली बार भी वो अपनी माँ यानी कि अनिका से तो मिलकर भी नहीं गए थे। तब भी अनिका कितना टूट गई थी, लेकिन फिर भी अनिका ने अपने आप को संभाल लिया था। अब रोहित फिर से थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और कहता है कि कोई बात नहीं अनिका, जब तुम्हारा यही फैसला है तो यही ठीक है, अब इस काम को मैं पूरा कर लूँगा। अब अनिका आगे बढ़ती है और कहती है, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि ऐसा करने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें यहाँ जहाँ तक हो सके हमें कल ही बच्चों को यहाँ से भेजना होगा। रोहित बिना कुछ कहे हाँ में अब अपनी गर्दन हिला देता है और अब अनिका भी खामोश हो जाती है। जब रोहित अनिका की ओर ध्यान से देखता है तो वो महसूस करता है कि अनिका की निगाहें अपनी जगह पर स्थिर है, जिसे यह साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी कुछ ही चल रहा था। वह किसी गहरी उथल पुथल के बीच किसी खास निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अनिका को अब ऐसी हालत में देखकर अब रोहित पूछता है, क्या तुम अभी भी कुछ सोच रही हो? अब इतनी मुश्किल बात कह चुकी हो तो अब बची हुई बात को भी कह दो अनिका।
अनिका रोहित की तरफ देखती है और लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ती है और फिर आहिस्ता से कहती है, समय मिस्टर मारवा। इतना कहकर अब वह चुप हो जाती है। अब रोहित एक बार फिर से कहना शुरू करता है, अनिका जो कहना चाहती हो साफ साफ कह दो। फिर हल्के से मुस्कुरा कर आगे कहता है, वैसे भी बच्चों से दूर होने की बात को दोबारा से सुनकर अभी जितनी तकलीफ हो रही है तुम्हारी अगली बात से उससे ज़्यादा तकलीफ शायद नहीं होगी। रोहित की बात सुनकर अनिका पहले हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके बाद उसके मन में चलने वाली सारी बात रोहित को कह सुनाती है। अनिका की बात सुनकर अब रोहित भी जवाब देता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले सब कुछ ठीक हो गया था ऐसे ही अब होगा। तुम सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दो, मैं ये सब कुछ देख लूँगा और तुम अपने अगले आने वाले दुश्मन पर ध्यान दो। फिर अपनी जगह से पलट कर रोहित कुछ कदम दूर चला जाता है और कुछ पलों के बाद अनिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सवाल यह है कि इस बार हम बच्चों को कैसे मनाएंगे। यह बात जो रोहित ने कही थी अनिका पहले भी इस सवाल को लेकर अंदर ही अंदर सहमी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने खुद कहा था कि वो भी यहाँ पर कुछ समय तक रुकना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसे ही बच्चों की मर्जी के बिना अब उन्हें बच्चों को यहाँ से भेजना था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह अपने तीनों बच्चों का सामना अब दोबारा से कैसे करेगी और खासकर अब वह रिया को कैसे संभालेगी। रिया पहले ही काफ़ी टूट चुकी थी, उसे कैसे इस बात के लिए फिर से तैयार करेगी कि उसे अपने माता पिता से दूर जाना होगा। इससे भी ज़्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं रिया की जिद के आगे रोहित फिर से दोबारा न टूट जाए, क्योंकि एक बार जब रोहित टूट गया था तो उसे अनिका ने संभाल लिया था। लेकिन अब ये काम अनिका के लिए भी अनिका को ज़्यादा मुश्किल लगता हुआ नजर आ रहा था। इधर दूसरी तरफ प्रीति भी आज ओमकार के साथ डिनर पर गई हुई थी। उन दोनों ने आज एक डिनर प्लान किया था, क्योंकि प्रीति ने अनिका को दिए हुए काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया था और अभी आज उसके लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था। इसलिए वो सौम्या और विशु को देखकर वो अब ओमकार के साथ डिनर पर चली गई थी। डिनर पर जाने के बाद वहां पर उन दोनों को डिनर पर कुछ ज़्यादा ही समय हो गया था, इसलिए वहां पर ज़्यादा टाइम लगने के बाद अब प्रीति दोबारा से मारवा हाउस ना आकर आज ओमकार के साथ प्रीति गुलेरिया हाउस में ही चली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्रीति को भी ये लग रहा था कि आज वो इतनी लेट हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से सब की नींद पर भी असर पड़े। इसलिए उसने ओमकार के साथ जाना ही बेटर समझा और ऊपर से ओमकार ने भी जिद की थी कि आज वो गुलेरिया हाउस रुक सकती है, इसलिए प्रीति अब ओमकार के साथ ही गुलेरिया हाउस चली जाती है। एक गाड़ी जैसे ही गुलेरिया हाउस के सामने जाकर रुकती है तब वहाँ से ड्राइविंग सीट से पहले ओमकार उतरता है और उसके बाद वह प्रीति की साइड की खिड़की को खोलकर अब प्रीति को अपना हाथ देता है। ओमकार के हाथ को देखकर प्रीति एक प्यारी सी स्माइल करती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। वो दोनों फिर गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाते हैं। अभी तक रात हो चुकी थी, सभी सो चुके थे, लेकिन अभी भी करण गुलेरिया, क्योंकि करण गुलेरिया काफ़ी समय से बेचैन चले हुए थे, वो अभी तक जगे हुए थे। वो अभी किचन तक के लिए ही पहुंचे थे कि तभी उन्होंने देखा कि किसी के पैरों की आहट आ रही है। जैसे ही करण गुलेरिया ने पीछे मुड़कर देखा था उसने ओमकार और प्रीति को एक साथ देखा। उन दोनों को देखकर करण गुलेरिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और अब वो दोनों करण गुलेरिया को भी ग्रीट करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर करण गुलेरिया को एकदम से सामने देखकर प्रीति को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होता है कि पता नहीं अंकल उन दोनों के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो दोनों इतनी रात को एक साथ आए हैं। अब प्रीति के चेहरे की हिचकिचाहट को देखकर करण भी कहीं ना कहीं समझ गए थे, लेकिन करण इतने भी ओल्ड माइंडेड नहीं थे, करण अच्छे से जानते थे, इसलिए उसने प्रीति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है। अब करण कहते हैं, वैसे इतनी रात को दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ओमकार ने बात को समझते हुए कहा कि अंकल हम दोनों डिनर के लिए गए थे, रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने प्रीति को यहाँ पर रुकने के लिए कहा, क्योंकि मारवा हाउस में भी अब फिर पहले मैं उसको छोड़ने के लिए जाता और फिर यहाँ आता। रात ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। करण भी कहीं ना कहीं ओमकार की इस बात पर सहमत हो रहे थे और करण ने भी कहा, हाँ ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, और वैसे भी आजकल अब तुम्हारा भी तो काम बढ़ गया है, इसलिए तुम दोनों अभी जाओ और जाकर रेस्ट करो। प्रीति को गेस्ट रूम की तरफ प्रीति के लिए गेस्ट रूम मैं तैयार करवा देता हूँ, ये कहकर करण वहाँ पर नौकरों से बात करने के लिए चला जाता है। इधर ओमकार अपने कमरे में चला जाता है और वो ओमकार भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ करण ने किसी नौकर को कहकर प्रीति के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया था, इसलिए अब प्रीति भी गेस्ट रूम में जाकर अब आराम करती है, क्योंकि आज का दिन सभी के लिए
बहुत ही हैट्रिक था, इसलिए प्रीति और ओमकार अपने अपने रूम में जाकर वो भी सीधे जाकर सो जाते हैं। अब तक रोहित और अनिका दोनों ही तैयार हो चुके थे और बीच बीच में अपने भावहीन चारों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बिना कुछ कहे ही वह दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ ही कह रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ियों में से एक थी। रोहित अनिका की तरफ देखकर हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर इशारे में कुछ कहता है। बदले में अनिका भी अपनी गर्दन को 2 बार हिलाकर जवाब दे देती है। दोनों एक दूसरे की मुख सहमति के बाद साथ साथ कमरे से बाहर निकल पड़ते हैं और धीमी गति से चलते हुए सीधा बच्चों के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, जहां एक और अनिका बिल्कुल खामोश थी। वहीं रोहित भी कुछ बोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं, उन्हें एक भी बच्चा अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ दिनों में जितनी जल्दी जल्दी अभी ये सब हो रहा था, तो उनके चलते पल भर के लिए रोहित और अनिका दोनों की ही सांसें थम जाती हैं। एक पल के लिए तो दोनों ही घबरा जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अनिका को अपने नए दुश्मन से बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि अनिका कहीं ना कहीं बच्चों की सेफ्टी को लेकर यहाँ पे डर रही थी। अदरवाइज अनिका किसी से भी नहीं डरती, इसलिए फिर वह किसी डर से रोहित की तरफ एकदम से सहम कर देखती है। तभी उनके कानों में बच्चों की आवाज़ आती है। रिया यहाँ पर अलेक्जेंडर से कह रही थी, वैसे अलेक्जेंडर ठीक ही है ना, हालांकि हम यहाँ पर सनी चाचू और ओमकार मामू की शादी तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोम ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन फाइनली अभी हम जब यहाँ पर हम आए हैं, तो अब हम यहाँ पर श्वेता मौसी के एंगेजमेंट को तो ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। तुम्हें याद है ना, हमने सनी चाचू और ओमकार मामू की एंगेजमेंट में कितना मज़ा किया था। अभी अलेक्जेंडर और रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर एक पल के लिए तो मुस्कुराता है। हालांकि अलेक्जेंडर को इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी आर्यन वहां पर आता है और कहता है, हाँ रिया, तुम तो कुछ ज़्यादा ही उछल कूद रही हो, पता नहीं तुम्हें इन पार्टियों का इतना शौक क्यों रहता है। तभी रिया झट से जवाब देते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं होगा, आखिर मैं एक लड़की जो हूँ। रिया की यह बात सुनकर अब दोनों भाई भी उसके साथ ही एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तभी आर्यन का ध्यान कमरे के अंदर जाता है। रोहित और अनिका का अपने कमरे में देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उनके आर्यन के चेहरे से धीमी आवाज में ही निकलता है, मोम और डैड। इतनी रात को ये सुनते ही रिया और अलेक्जेंडर भी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि अब उसके मोम डैड उसके कमरे में आ चुके थे। अपने मोम डैड को एक साथ अपने कमरे में इतनी रात को देखकर तीनों बच्चों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तीनों ही अब साथ में उन्हें विश करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं हमेशा की तरह। रिया सबसे पहले बोल उठती है, व्हाट अ सरप्राइज मोमेंट डैड, इट वाज अमेजिंग। हम यहाँ पर श्वेता मासी और लक्ष्य अंकल के एंगेजमेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे और तभी आप आ गए। की खुशी और उत्तेजना को देखते हुए अचानक से ही अलेक्जेंडर मजाक के लहजे में कहता है, लड़की के सामने तो बस कोई भी ओकेजन या किसी पार्टी के बारे में नाम ले तो ये तो फिर इसकी खुशियाँ तो सातवें आसमान पर नाचने लग जाती हैं। रिया अब अलेक्जेंडर की शरारत को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगाती और वह अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए अलेक्जेंडर की तरफ घूर कर देखती है। इस पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही धीमे धीमे से मुस्कुराने लगते हैं। बच्चों की इन हरकतों को देखकर अनिका और रोहित के चेहरे पर भी अब एक पल के लिए तो मुस्कान आ जाती है। इसके बाद रोहित और अनिका दोनों ही अब रिया के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, लेकिन शायद रिया, तुम तीनों अब इस एंगेजमेंट में भी शामिल नहीं हो पाओगे। अनिका की बात सुनकर रिया को काफ़ी हैरानी होती है और वह अपनी मोटी मोटी आंखों से एकटक होकर अब वह अनिका की तरफ देखने लगती है। तभी अनिका तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहती है, हाँ तुम तीनों ही अब इस एंगेजमेंट को अटेंड नहीं कर पाओगे। तभी रिया अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप मजाक कर रही हैं ना मोम, आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर आ रखे हैं तो और मासी की एंगेजमेंट तो जल्दी ही होने वाली है, तो हम वो क्यों नहीं देख पाएंगे। अनिका रिया की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिला देती है और कहती है, बेटा मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अब यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं। फिर आर्यन बड़ी ही आराम से अनिका से पूछता है, ऐसा क्यों है मोम, हम इस एंगेजमेंट को भी अब इंजॉय क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या कोई सीरियस मैटर है,
या हमसे अब यहाँ पर रहने में कोई भी गलती हुई है, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है, जैसे आपने हमें वार्निंग दी थी कि हमें अपने यहाँ होने या ना होने के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना है, कि यहाँ पर हमारी जगह हमारे रोबोटिक हैं लब इसलिए क्या हमसे कोई गलती हुई है जो आप हमें इतनी सडनली अब वापस वहां पर भेज रही हैं? आर्यन के इस मासूम सवाल पर अनिका के सबद उसका साथ छोड़ देते हैं। अब निसबद होकर वह तीनों बच्चों की ओर ही देखने लगती है। रोहित अनिका की स्थिति को अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसलिए इस स्थिति को संभालने के लिए वह आगे बढ़ता है और अपने तीनों बच्चों से कहता है, अब वक्त आ चुका है, तब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। रोहित की बात सुनकर रिया तपाक से कहती है, इसका क्या मतलब है डैडी? लेकिन आपने तो हमें यहाँ बोल दिया था कुछ समय यहाँ पर रहने के लिए। रिया का इस तरह से पूछे जाने वाला सवाल अब रोहित और अनिका के सीने को छल्ली कर रहा था, लेकिन अपनी तकलीफ और दर्द को छुपाकर उन दोनों को मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना अनिवार्य हो चुका था। इस बार रिया के सवाल का जवाब अनिका देती है और कहती है, हाँ बेटा, तुम सबको अभी के भी जाना होगा, क्योंकि कल तक तुम्हारी सभी तैयारियां हो जाएंगी, उसके बाद तुम तीनों को यहाँ से ही जाना होगा। अनिका और रोहित बच्चों के कमरे में आ तो गए थे, लेकिन दोनों ही ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे अपने बच्चों को पूरी तरह से कैसे समझाएं। रह रहकर दोनों की जहन में एक ही बात उठ रही थी कि क्या उन दोनों का इस विषय पर एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। अनिका ने अब हिम्मत करते हुए कहा, सॉरी बच्चों, लेकिन आप लोगों को कल ही यहाँ से वापस जाना होगा। ये बात सुनकर तीनों बच्चों के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, लेकिन फिर सबसे पहले रिया खुद को संभालती है और कहती है, मोम डैड, हमें पता है कि आप लोग हमारी सेफ्टी के लिए हमें अपने से आपसे दूर भेज रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग जाने से पहले कहीं घूमने या लंच के लिए चल सकते हैं, जैसे हम पहले जाते थे जब आपकी और मोम की शादी नहीं हुई थी? रिया की एक अचानक से ये डिमांड सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही हाँ कर देते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम एक साथ कहीं पर टाइम स्पेंड करने के लिए चलेंगे। अब अनिका के मन को थोड़ी सी राहत होती है, क्योंकि अब बच्चों ने इस बारे में दोबारा कोई भी घूमकर क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं अब ये बात जानते थे कि अब उन्हें यहाँ से वापस तो जाना ही होगा। इसलिए इस बार अनिका और रोहित को बच्चों को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अनिका और रोहित अब बच्चों को कल घूमने जाने का प्रॉमिस करके और बच्चों को गुड नाइट बोलकर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रोहित और अनिका अब दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई और भी बात बच्चों से कर सकें। अपने कमरे में आने के बाद अनिका भी एकदम से टूट चुकी थी, क्योंकि थी तो वो भी एक माँ ही, चाहे उसने कितना ही टफ डिसीजन क्यों नहीं लिया था, लेकिन बच्चों को फिर से दूर भेजने के नाम से अब अनिका भी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। और ये बात रोहित अच्छे से जानता था, क्योंकि रोहित था तो एक बाप, लेकिन वो अनिका की सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रहा था। अब अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अभी रोहित झट से अनिका को अपने गले से लगा देता है। जैसे ही रोहित अनिका को गले से लगाता है तो रोहित को एहसास होता है कि उसकी शर्ट कुछ गीली हो गई है। रोहित समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अनिका की आंखों से बच्चों से दूर जाने के बारे में ही सोचकर अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। लेकिन अब रोहित इस बारे में अनिका से कुछ भी अब और बात करना नहीं चाहता था और वह अब कुछ टाइम तक अनिका को ऐसे ही करके रखता है। कुछ टाइम के बाद जब अनिका को थोड़ा सा फील बेटर होता है तब वो कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, हर चीज़ में मेरा साथ देने के लिए। अब रोहित एक प्यारी सी चेहरे पर एक स्माइल देता है और कहता है, एवरीथिंग फॉर यू अनिका। ऐसे ही अब वो दोनों अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने बिस्तर पर जल्दी से जाकर लेट जाते हैं। और अब क्योंकि आज का दिन अनिका के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैट्रिक था, लेकिन अभी शाम के बाद से तो रोहित का भी इतना कन्फ्यूजन भरा हो गया था, क्योंकि रोहित भी अब कहीं ना कहीं बच्चों के जाने से काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर अब वो जल्दी से जाकर अपने बेड पर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये उम्मीद तो थी एटलीस्ट वो कल बच्चों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और अब वो दोनों जल्दी से सो जाते हैं। अगली सुबह रोहित और अनिका जल्दी से ही उठ गए थे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए एक प्रॉमिस जो किया था। इसलिए दोनों ही अब अपना अपना सावर लेकर जल्दी से अब बाहर आते हैं। और वो कमरे से बाहर आने के बाद अब वो बच्चों के कमरे में चले जाते हैं। बच्चों के कमरे में जाने के बाद वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि
रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया आज ठीक नहीं है। अभी अनिका उसे देखते ही समझ गई थी कि रिया कल रात ठीक से सोई नहीं है, क्योंकि कहीं बाहर जाने की खुशी में वो कहीं ना कहीं इस एक्साइटमेंट से सो ही नहीं पा रही थी। अब अनिका रिया से पूछती है, क्या हुआ रिया आपको? इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, हम फिर कभी देख लेंगे, जब कभी आप बीच में यहाँ पर आओगे तभी। अनिका ने रिया का चेहरा सहलाते हुए कहा। ये सुनते ही रिया नींद से ही निकलकर एकदम से बोल पड़ी, नो मॉम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हम तो आज ही बाहर चलेंगे, अब उसके बाद पता नहीं हमें ये मौका कभी मिलेगा या नहीं। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। रिया को डर था कि उसका चेहरा देखकर उसे कोई बीमार ना समझ ले, इसलिए वो उछलते हुए अपने बेड से उठी और पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। उसको ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी दोनों एकदम से हंसने लग जाते हैं। अब रिया उछलते हुए एकदम से कहती है, ये देखो मॉम एंड डैड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। रिया ने ये सब दौड़ते हुए कहा। अब रोहित भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया की चुलबुलाहट ठीक वैसी ही तरह से थी जैसी हमेशा से रहती थी। अब अलेक्जेंडर पूछता है, वैसे डैड हम जा कहाँ रहे हैं? अब अलेक्जेंडर की बात सुनकर अब रोहित जवाब देता है, तुम तो बस फटाफट रेडी हो जाओ, तीनों की तीनों, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तुम लोग बस नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ने इतना कहकर अपना हाथ तीनों बच्चों के सिर पर रख दिया। अब रोहित के वहां से जाते ही तीनों बच्चे जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। अब सारे के सारे अपना जरूरी सामान उठाते हैं और गाड़ी में बैठ गए। रोहित ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि आखिर वो जा कहाँ पर रहे हैं। इवन उन्होंने अनिका को भी इस बारे में रोहित ने नहीं बताया था। थोड़ी देर की ही ड्राइव के बाद वो लोग शहर से बाहर आ गए थे। बाहर खुला आसमान और हरी भरी दुनिया देखकर कहीं ना कहीं अनिका के दिल को भी सुकून मिल रहा था, क्योंकि अनिका को प्रकृति से बहुत ही प्यार था। सबसे ज़्यादा तो अब यहाँ पर रिया बहुत ही खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर कहीं ना कहीं अब अनिका को और रोहित को भी एक संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। पर अब रिया से ये सस्पेंस और भी नहीं सहा जा रहा था। वो जल्दी से कहती है, डैड हम जा कहाँ रहे हैं, अब तो हमें बता दो, रिया ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा। तभी रोहित रिया की बात सुनकर कहता है, रिया हैव सम पेशेंस, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आखिर हम जा कहाँ पर रहे हैं। लगभग 2-3 घंटे के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में ना तो कभी अनिका ने सुना था और ना ही कभी देखा था। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी डिज्नी वर्ल्ड का इंडियन वर्जन हो। बड़े बड़े हट्स, गार्डन, लेक्स, लोकल मार्केट, सब कुछ था यहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई एक अलग ही दुनिया थी जहाँ लोग नहीं रहते, और शायद इसलिए यहाँ की हर जगह एकदम नई लग रही थी। इस जगह को यहाँ पर मारवाज ने अपनी इन्वेस्टमेंट से बनाया था, जिसे पैरावर्ल्ड नाम दिया गया था। रोहित खुद यहाँ कभी भी नहीं आता था, लेकिन आज रिया और साथ में अपने तीनों बच्चों की इस जिद पर वो सब आज यहाँ पर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित अब ये सब उन्हें दिखाना चाहता था, जैसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गाड़ी से नीचे उतरते ही ना सिर्फ रिया बल्कि अनिका और दोनों बच्चे भी अब साथ में अपनी फटी की फटी साथ में नीचे उतरते हैं, और वहाँ के नज़ारे को देखकर अब तीनों ही बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घरों की ऐसी बनावट, ऐसा सुंदर फूलों का बगीचा, इतने एडवांस्ड पार्क और उनमें लगे झूले, जहाँ देखो वहाँ पर वंडरलैंड सा लग रहा था। रिया को लग रहा था कि ये जगह उसकी इमेजिनेशन से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वाओ डैड, ये कौन सी जगह है? दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल डैड, रिया ने बड़े ही लॉन्ग से चारों तरफ घूम कर कहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में यहाँ की खूबसूरती समाये नहीं सिमट रही थी। दिस इज लवली, सच में अनिका का भी पहला रिएक्शन यहीं पर था। साथ में दोनों आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी कहा, वाओ डैड, ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है। अब रोहित उन सब की बातें सुनकर कहता है, मुझे पता था तुम सबको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। रोहित ने ये कहा और वो अनिका और बच्चों के सरप्राइज चेहरे देखकर काफी खुश था। रिया इधर आओ, उसने रिया को इशारा करके बुलाया और कहा, ये देखो ये हैं हमारे छोटे छोटे हट्स, और साथ के साथ अब वो आर्यन और अलेक्जेंडर को भी अपने पास बुला लेता है। अब उन्हें बुलाकर वो कहता है, ये छोटे छोटे हट्स है जहाँ पर आप अपना सामान रखेंगे, रेस्ट करेंगे, और आपके लिए सबसे क्यूट हट मैंने सेलेक्ट किया है। आप तीनों अपना अपना ही एक हट सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके लिए ढेर सारे
आपकी ज़रूरत के सामान हो गए, जो भी चीज़ आपको चाहिए। यहाँ पर लैपटॉप, टॉय, बुक्स सब कुछ। और ये जो बड़े वाला गार्डन यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इसमें आपके सारे फेवरेट झूले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पपी भी है जिसके साथ आज आप यहाँ पर खेल सकते हो। रोहित अपनी पूरी बात करता है कि उससे पहले ही रिया उछल पड़ी। क्या डैड, पपी? क्या सच में पपी है? मैं जाऊँ उसके पास? पपी का नाम सुनते ही रिया की एक्साइटमेंट रोके नहीं रुक रही थी। अनिका को भी अच्छे से पता था कि रिया पपीज़ की कितनी दीवानी थी। आज तो जैसे रोहित ने उसकी सारी विशेष ही पूरी कर दी थी। अरे पर अकेले नहीं रिया, पपी तुम्हें काट भी सकता है, अनिका ने उसकी चिंता जताते हुए कहा। वो अकेले ही रिया को ऐसे किसी डॉग के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भले ही बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अनिका को बच्चों को हमेशा से ही प्रोटेक्ट करती थी। अब रोहित अनिका की प्रोटेक्ट नेक्स्ट को देखकर कहता है, डोंट वरी अनिका, वहाँ पर 2 केयर टेकर ऑलरेडी हैं जो उस पपी को बच्चों के साथ फ्रेंडली होने में मदद करेंगे। क्योंकि अलेक्जेंडर तो पहले से ही अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो यहाँ पर अनिका और रोहित के पास नहीं आया था तो वो अपनी कैट और डॉग्स सबके साथ पहले से ही काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो यहाँ पर आया तो उसके सभी पेट्स की मौत होने के बाद फिर दोबारा से अलेक्जेंडर ने भी किसी भी पेट्स को अपने पास नहीं रखा था। और उसके बाद बच्चे भी पेट से बहुत ही दूर थे, क्योंकि उनका पेट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया था। अब अनिका यहाँ पर काफ़ी अचंभित हो रखी थी, क्योंकि एक ही रात की प्रिपरेशन में रोहित ने इतना सब कुछ कर लिया था। वो कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, एक ही रात में आपने ये सब कैसे प्लान कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत दिनों से आप इस ट्रिप के बारे में सोच रहे थे? अनिका की बात सुनकर अब रोहित भी मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, प्लान तो मैंने सच में पहले से ही कर रखा था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ मैं भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन सच बताऊं अनिका, इस चीज़ का कभी टाइम मिला ही नहीं था। और वैसे भी ये करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था। मैंने बस बच्चों के कमरे से निकलने के बाद मैंने बस चिराग मेहता को कॉल किया और ये सारा अरेंजमेंट हो गया। कहीं ना कहीं अनिका भी रोहित की हर पावर के बारे में जानती थी और साथ के साथ चिराग के बारे में भी, क्योंकि जहाँ पर चाहे रोहित चिराग को रात को भी कोई भी काम क्यों ना सौंपते, चिराग एक ऐसा आदमी था जो हमेशा उसके ऑर्डर को फॉलो करता था। वो हर काम को अपना समझ के पूरा करता ही था, चाहे वो दिन हो या रात। कहीं ना कहीं अब अनिका भी इस बात को समझ रही थी। उसे ऐसे देखकर अनिका को अब कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था कि वो बच्चों को अब ऐसे भेज रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रोहित को भी बहुत ही दुख हो रहा था। अब अनिका रोहित से कहती है, सॉरी मिस्टर मारवा, मेरी वजह से अब आपको भी बहुत ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब आपको भी क्योंकि बच्चे अब कहीं ना कहीं आपसे भी अब दूर चले जाएंगे। रोहित अब अनिका से कहता है, को अनिका इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा तुम अटैच हो, तुम तो एक माँ हो, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ पा रहा हूँ। और वैसे भी ये फैसला तुमने बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख कर ही लिया है, इसलिए छोड़ो इस बात को और हम आज का ये टाइम अपने बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड करते हैं, ताकि हमारे मन में किसी भी चीज़ का कोई भी गिल्ट ना रहे। ऐसे ही एक दूसरे के साथ वो टाइम बिताने के बाद कब दोपहर हो गई पता भी नहीं चला। अब तक बच्चे भी वहाँ से उस गार्डन से खेलकर वापस आ चुके थे। अब बच्चों के खाने का टाइम हो गया था। अब अनिका बच्चों को कहती है कि तुम लोग जल्दी से जाओ और अपनी अपनी हट में जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वहीं पे तुम सब के कपड़े भी रखे हुए होंगे, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक फिर हम लंच स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रोहित ने यहाँ पर पहले से ही सब कुछ अरेंज कर दिया था, लंच डिनर सब कुछ रोहित पहले से ही अरेंज कर चुका था, इसलिए लंच भी अब तक वहाँ पर लग चुका था। वहीं पर गार्डन में ही एक प्यारी सी टेबल लगा दी गई थी, जिसमें उन लोगों का लंच पहले से ही रखा हुआ था। अब बच्चे भी अनिका की बात सुनकर जल्दी से अपने अपने हट में जाते हैं और वहाँ पर जल्दी से फ्रेश होकर वहाँ से निकल कर आते हैं। बच्चों ने भी अनिका के कहे अनुसार वैसा ही किया। वो जल्दी से अब अपने हाथ पैर धोकर अब फ्रेश होकर वो अपने कपड़े चेंज कर आते हैं और वो रोहित और अनिका के बीच में ही बैठकर वहाँ पर लंच सर्व किया जा रहा था। उस जगह से रिया की नज़र ही नहीं हट रही थी। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया था, जहाँ पर बड़े ही सुंदर रंग बिरंगे गद्दे लगाए गए थे। नीचे ज़मीन पर ही कलरफुल टेबल सजाई गई थी, जिस पर अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना भी रखा हुआ था। रिया अब एकदम से उछल पड़ती है और बोलती है, वाओ डैड, इतना सुंदर टेंट,
हाँ, तभी रोहित भी रिया की बात सुनकर कहता है, हाँ सुंदर तो है, मुझे भी ये काफी सुंदर लगा। और अब साथ में साथ वो रिया से कहता है, क्योंकि आपकी मम्मी को भी ऐसे टेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए ये सिर्फ आपकी मम्मी की पसंद के लिए। इतना कहकर रोहित ने एक शरारती अंदाज में अनिका की ओर देखा। अनिका बिना पल के झपकाए बस रोहित की तरफ ही देखे जा रही थी। उसने तो अभी तक सोचा भी नहीं था कि ये इतने सुंदर हट होते हुए भी आदि इतने सुंदर हट होते हुए भी रोहित ने ये अलग से हट इतना सुंदर टेंट क्यों लगवाया था। तभी अनिका को याद आता है कि कैसे उसने एक बार किसी चर्चा के दौरान रोहित से ये बात शेयर की थी कि उसे टेंट्स में रुकना बहुत ही पसंद है। वो आश्चर्य में पड़ गई कि ये सोचकर के रोहित को उसकी ये इतनी छोटी सी भी बात अभी तक याद है। वट शौक में अनिका के मुंह से निकला, और इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी रोहित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रुक दी और उसे शांत कर दिया और कहा, ईट के जल्दी से अपना खाना खाओ। अनिका चुपचाप अब अपना खाना खाने के लिए बिजी हो गई। वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ ही चल रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उन लोगों का लंच खत्म हुआ, तभी रिया ने एक ऐसी जिद की जिसके बारे में ना तो कभी अनिका ने सोचा था और ना ही अलेक्जेंडर और आर्यन ने। अब वो अनिका से कहती है, मोम मुझे आइसक्रीम खानी है। रिया ने कहा। ये सुनते ही अनिका हैरान हो गई, जैसे अचानक से आइसक्रीम खाने की जिद रिया ने पहले तो कभी भी नहीं की थी। अब अनिका कहती है, पर अचानक से अभी यहाँ आइसक्रीम नहीं है रिया। अभी अनिका ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा कि ये जिद सुनने के बाद कहीं ना कहीं रोहित के चेहरे पर भी जरा सी भी सिकन नहीं थी, लेकिन अनिका नहीं चाहती थी कि एक जरा सी जिद के लिए अब यहाँ से अब रोहित को और भी एफर्ट करने पड़े। अब रिया फिर से कहती है, पर मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी अभी के अभी। रिया की इस जिद को देखकर अब दोनों भाई भी एकदम से अपने माथे पर अपना सिर मारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बचकानी हरकतों से वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे। और अब वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं कि रिया तो कहीं पर भी शुरू हो जाती है। अब अनिका अरे पर कहते हुए रिया को रोकते हुए आसपास देखना शुरू कर देती है। वो लोग खाने के लिए वो सब कुछ लाए थे जो रोहित का फेवरेट था, बच्चों का फेवरेट था, अनिका का फेवरेट था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर आइसक्रीम की कमी थी जो आज रिया ने यहाँ पर मांग ली थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी समझदार बच्ची ऐसी जिद क्यों कर रही थी, जिसे पूरा करना अभी थोड़ा सा मुश्किल था। अनिका साफ देख रही थी कि यहाँ आने से पहले ही रोहित ने कितनी सारी तैयारियां कर ली थी, इसलिए अब वो इस आइसक्रीम के लिए उसे भी अब और परेशान नहीं करना चाहती थी। अब रिया फिर से कहती है, मुझे खानी है खानी है खानी है, आई वांट आइसक्रीम, दैट्स इट। रिया ने इस बार अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा। अनिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये रिया है जो उसकी बात अब आज मान ही नहीं रही है। उसकी जिद को देखकर कहीं ना कहीं अब रोहित के मन को भी एक तसल्ली आ रही थी, क्योंकि यही तो एक व्यवहार था जो रोहित को रिया का बहुत ही पसंद आता था। तभी रोहित कहता है, अरे इट्स फाइन, सी इज जस्ट ए किड, एक आइसक्रीम ही तो मांग रही है ना। तभी रोहित ने कहा। वो जितने अच्छे से रिया की जिद के का साथ दे रहा था, ये देखकर अनिका को तो अंदर ही अंदर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक इन्हीं सब चीज़ों से रिया दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को भी इस चीज़ पे गुस्सा था कि रोहित रिया की हर एक जिद में, हर एक शैतानी में उसका साथ देता था। लेकिन अब अनिका भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये अब अगर रिया यहाँ पर आइसक्रीम मांग रही थी तो कहीं ना कहीं अब उसको वो अरेंज करानी थी। तभी रिया जिद करती है। तभी रोहित कहता है कि ओके अनिका, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ बाहर से, अगर मुझे कहीं से इस आइलैंड के बाहर से कोई भी मिलती है तो मैं लेकर आता हूँ। तभी रोहित को जाता हुआ देखकर अब रिया एकदम से अपनी आँख को थोड़ा सा बंद करती है और इशारा करती है नहीं डैड, आप बाहर नहीं जाओगे, आप ऐसा करो, मोम आज हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आएगी। रिया की ऐसी बात सुनकर अब कहीं ना कहीं अनिका एकदम से हैरान हो जाती है, और साथ के साथ आर्यन और अलेक्जेंडर भी। तभी अनिका कहती है, ओके ठीक है फाइन, तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं जाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि अनिका भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की आज की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती थी। और इतने तामझाम को देखकर जब रोहित ने बच्चों के लिए और अनिका के लिए इतना कुछ किया था, तो कहीं ना कहीं अनिका भी अब उसमें रोहित का साथ देना चाहती थी, इसलिए अनिका खुद ही बाहर चली गई। बाहर पहले से ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी। अनिका झट से उस गाड़ी को ड्राइव करके एक मार्केट में गई। वहां से वो जल्दी से, क्योंकि अनिका को पता था कि बच्चों को कौन कौन से फ्लेवर पसंद है, वो सबके लिए आइसक्रीम लेकर वहां पर आ गई।
अनिका को वहाँ पर थोड़ा बहुत सा टाइम लग गया वहाँ पर आइसक्रीम लेने का, लेकिन जैसे ही अनिका वहाँ पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर ना तो कोई सर्वेंट्स था, ना वहाँ पे रोहित और बच्चे वहाँ पर थे। अनिका जैसे ही और आगे बढ़ी, अनिका ने देखा कि वहाँ पर जो पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर बैठकर बहुत से कलरफुल वहाँ पर टेबल लगी हुई थी जहाँ पर उन सब लोगों ने लंच किया था। अब तक वो उठ चुकी थी। अनिका उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका को कुछ भी समझ नहीं आता। एक पल के लिए तो अनिका फिर से डर जाती है। कहीं ना कहीं अनिका के मन में ये डर घर बच्चों की सेफ्टी को लेकर ये डर घर कर गया था। अनिका के मन में तरह तरह के ख्याल आने लग गए कि कहीं ना कहीं बच्चों की सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं हो गया है, इसलिए वो डर से इधर उधर बच्चों को ढूंढने लग गई। लेकिन अनिका ने देखा कि वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो उस टेंट से होते हुए उस जगह की ओर भी अंदर जाकर देखा तो वहां पर एकदम से सारी लाइटें बंद थी। अनिका ने जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो वहां पर एकदम से सारी लाइटें ऑन हो गई। वहां का नज़ारा देखने को ही बन रहा था। अचानक से उस जगह को देखकर अनिका के मुंह से ऐसा ही निकल गया, सो ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग, व्हाट अ व्यू इट इज। उसके मुंह से ये पहले शब्द यही निकले थे। इस जन्नत जैसी खूबसूरत जगह को देखकर वो कुछ देर के लिए भूल गई थी कि वो यहाँ किसी को ढूंढते हुए आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चारों दिशाएं ऐसे सजी हुई थी जैसे यहाँ कोई बड़ा सा फंक्शन होने वाला हो। ध्यान से उन सजावटों को देख पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर भी म्यूजिक बजना शुरू हो गया। यहाँ पर अनिका को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और फूलों से बने रास्ते पर वो आगे की ओर चली ही जा रही थी। वो कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही उसके कानों पर प्यारी सी आवाज़ आई। एकदम से तीनों बच्चों ने ही बोला, मोम। बच्चों की ये चहकती आवाज़ सुनते ही एकदम से अनिका पलटी और फिर उसने जो देखा वो दृश्य उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था, क्योंकि उसके सामने रिया वहाँ पर एक खूबसूरत सी फिरोक पहने खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसे अनिका ने बड़े ही दिनों के बाद देखा था। उसके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता था जिसे लेकर वो एक कदम बढ़ाकर वहीं पर अनिका के पास चली आ रही थी। अनिका उसे जी भर के देख ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके पीछे उसके दोनों लड़के आर्यन और अलेक्जेंडर भी ब्लैक सूट में उसी की तरफ बढ़ रहे थे। इस अटायर में वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। साथ के साथ तभी उसकी नज़र उसने फिर से घुमाई तो उसने देखा कि एक साइड से रोहित भी ब्लैक सूट में आ रहा था जिसमें रोहित ज़्यादा ही हैंडसम और खूबसूरत नज़र आ रहा था। अनिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ देखे, क्योंकि एक तरफ से तो उसे रिया भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, अपने बेटे भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और रोहित की तरफ देखकर तो अनिका कहीं देखना ही भूल गई थी। देखते ही देखते वो चारों एकदम से अनिका के पास खड़े हो गए। रोहित को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अनिका इतनी सरप्राइज हो गई थी कि कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसे अनिका का ये चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे आज का ये पल फिर से वैसा ही लग रहा था जैसे अनिका को देखकर रोहित का हर दिन ऐसा ही होता था जैसे कि ये उसका पहला दिन हो। कुछ देर के लिए बस वो शांति से अनिका को ही देखे जा रहा था। अनिका उसकी आंखें देखकर समझना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे ही वो सारे के सारे उसके पास आते हैं तो तभी तीनों बच्चे ही एक एक गुलदस्ता अनिका के हाथ में देते हैं और कहते हैं, थैंक यू मोम, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ सोचा। अभी अनिका सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि बच्चे आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर रिया कहती है कि जब पहली बार हम यहाँ से गए थे तो हमें आप पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, इसलिए कहीं ना कहीं हम आपसे मिलना भी नहीं चाहते थे और हम यहाँ से आपसे मिले बिना ही चले लग गए थे। अब रिया के कहने के बाद अब अलेक्जेंडर कहता है, लेकिन मोम जब हम वहाँ पर गए और जब हमें सुना कि यहाँ पर रिया के रोबोटिक पर हमला हुआ है और उसको किडनैप कर लिया है, तब हमें आपका डिसीजन कहीं ना कहीं सही लगा। लेकिन उस गलती का पश्चाताप हम आज करना चाहते थे, इसलिए ये सब हमने एक सरप्राइज प्लान किया था। अपने बच्चों की ये मेहनत देखकर कहीं ना कहीं अनिका को बहुत ही खुशी हो रही थी, लेकिन साथ के साथ अब उसे रोहित पर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रोहित बच्चों के इस प्लान में शामिल था और अनिका को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। वो एक प्यार भरे गुस्से से रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी कहीं ना कहीं अनिका की आंखों के इशारों को समझ जाता है, अनिका के इस प्यार भरे गुस्से को समझ जाता है और रोहित ने बस अपने कंधों को थोड़ा सा उचकाते हुए और अपनी गर्दन को हिलाया और एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी। सच में आज का ये दिन तीनों ही बच्चों के लिए और अनिका और रोहित के लिए बहुत ही वंडरफुल था। वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करने के बाद, एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब धीरे धीरे रात हो चली थी। अभी धीरे धीरे वो सब अपना सामान समेटते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं।